24 फरवरी 1739 दिल्ली की सड़कें लाशों से पटी हुई थी। सिर्फ 3 घंटे के अंदर मध्यकालीन दुनिया की सबसे ताकतवर मुगल फौज घुटनों पर आ चुकी थी। दिल्ली के 30,000 लोगों का कत्लेआम हो चुका था। चांदनी चौक की नालियों में पानी की जगह खून बह रहा था। औरंगजेब की मृत्यु हुए अभी सिर्फ 32 साल हुए थे, लेकिन इन 32 सालों में मुगल एम्पायर सिमटकर लाल किले और उसके आसपास के एरिया तक ही रह गया। सवाल है कि जिस मुगल एम्पायर को बनाने में अकबर से लेकर औरंगजेब तक ने सदियों लगा दी, वो इतनी जल्दी कुछ ही सालों में ताश के पत्तों की तरह कैसे ढह गया। अक्सर इस सवाल के जवाब में एक आसान सा झूठ परोसा जाता है। बताया जाता है कि औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता और उसके बाद के राजाओं की शराब की लत ने मुगल एम्पायर को डुबा दिया। लेकिन असली सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा भयानक और हैरान करने वाली है। मुगलों की पीठ में आखिरी छुरा किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उनके अपने लोगों ने भोंका था। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये लोग मुगल राजघराने के नहीं, बल्कि ये वो लोग थे जो कल तक मुगलों के लिए काम करते थे। मुगल दरबार के खजांचियों, उनके अपने वजीरों और खुद उस सिस्टम ने घोंपा था ये छुरा जिसने इस साम्राज्य को खड़ा किया था। औरंगजेब के बाद इन लोगों ने न सिर्फ मुगल बादशाहों के खजाने की चाबी अपने हाथ में ले ली, बल्कि उनकी पूरी की पूरी फंडिंग बहुत ही सोच समझकर रोक दी गई। 18वीं सदी के असली पपेट मास्टर उस वक्त के बड़े हिंदू और जैन साहूकार थे। उन्होंने सत्ता के इस खालीपन को देखा, अपना हिसाब लगाया और जानबूझकर अपना पैसा मुगलों से निकालकर लोकल नवाबों और एक नई विदेशी ब्रिटिश कंपनी को देना शुरू कर दिया। अक्सर ये बात दबा दी जाती है कि मुगल सिर्फ युद्ध नहीं हारे थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कैसे मुगल साम्राज्य भर भरा कर ढह गया। क्या ये औरंगजेब की नीतियों की वजह से हुआ, या इसके पीछे वो वजहें भी थीं जो औरंगजेब से पहले भी मुगल सिस्टम में मौजूद थी। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें साल 1707 में जाना होगा। ये वो साल था जब मुगल एम्पायर के आखिरी बड़े बादशाह औरंगजेब की मौत हुई। अगर आप इस वक्त का नक्शा देखेंगे तो आपको लगेगा कि साम्राज्य काबुल से लेकर दक्षिण भारत के गहरे कोनों तक फैला हुआ था। लेकिन इतिहासकारों की माने तो ये नक्शा असलियत नहीं दिखाता। बाहर से बहुत ही बड़ा दिखने वाला ये एम्पायर कई हिस्सों पर टूट का शिकार था। औरंगजेब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 25 से 26 साल दक्कन यानी दक्षिण भारत में एक ऐसी जंग लड़ने में बिता दिए जिसने शायद जीता ही नहीं जा सकता था। वो मराठों के खिलाफ एक एंडलेस वॉर लड़ रहे थे। इन 25 सालों में औरंगजेब की वो पूरी छावनी, जो एक चलते फिरते शहर जैसी थी, दक्षिण में ही फंसी रही। लगभग 5 लाख लोगों का एक पूरा शहर अपने तंबुओं, बाजारों, जानवरों और भारी तोपखानों के साथ लगातार 26 से 27 साल तक एक जगह से दूसरी जगह कूच कर रहा था। इस चलते फिरते शहर को रोज़ाना टनों भर अनाज और चारे की ज़रूरत होती थी। ये सप्लाई नॉर्थ इंडिया के किसानों के टैक्स से मंगवाई जाती थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, दक्कन के पहाड़ों और जंगलों में बेतहाशा मुगल खजाना खर्च हुआ। मराठों की छापा मार जंग की नीति, जिसे गनीमी कावा कहा जाता था, मुगलों की भारी भरकम फौज के सामने एक अनसुलझी पहेली बनी थी। मराठे सीधे जंग के मैदान में मुगलों के आमने सामने नहीं आते थे। वो अचानक हमला करते, रसद लूटते और पहाड़ों में गायब हो जाते। मुगल फौज भारी भरकम तोपों के साथ उनका पीछा करते करते थक जाती थी। मुगलों का ये जमा यानी अनुमानित टैक्स और हासिल यानी असली वसूली के बीच एक बहुत बड़ा गैप बन रहा था। नॉर्थ इंडिया के जागीरदारों ने दक्कन के नुकसान की भरपाई करने के लिए किसानों से उनकी फसल का 50 से 60% तक हिस्सा छीनना शुरू कर दिया। इसी भुखमरी ने जाटों और सिखों के विद्रोहों की नींव रखी। एडमिनिस्ट्रेशन चरमरा गया। जब औरंगजेब की मौत हुई तो एक और भयानक क्राइसिस सामने आकर खड़ी हो गई। वैसे तो कई साम्राज्यों में ऐसा होता है कि सबसे बड़े बेटे को राजा बनाया जाता था, लेकिन मुगलों की नीति बहुत ही क्रूअल और सीधी थी। तख्त या तख्ता, यानी कि या तो आपको सिंहासन मिलेगा या फिर आपकी लाश बिछाई जाएगी। औरंगजेब के मरने के बाद बिल्कुल यही हुआ। हर शाही मौत के बाद उत्तराधिकार का एक खूनी खेल शुरू हो जाता था। मुगलों के सबसे काबिल सेनापति और उनके सबसे अच्छे सैनिक इस आपसी लड़ाई में ही मरने लगे। वो बस किसी तरह अपने गुट के शहजादे को राजा बनते देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि ये खूनी खेल उस नींव को हिला रहा था जिस पर पूरा मुगल साम्राज्य टिका था।
औरंगजेब के बाद जो लोग भी राजा बने वो बहुत कमज़ोर और आराम तलब थे। बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख सियार और मोहम्मद शाह रंगीला, ये वो नाम थे जिन्हें सत्ता का हर सुख चाहिए था, लेकिन राज्य की जिम्मेदारी उठाने से घबराते थे। और हम सब जानते हैं कि राजनीति में कभी भी कोई जगह खाली नहीं रहती। जब गद्दी पर बैठे राजा कमज़ोर हुए तो उस खालीपन को भरने के लिए कुछ नए खिलाड़ी सामने आए। ये मुगलों के किंग मेकर्स थे, सैयद बंधु यानी अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। ऐसे ही दो भाई थे जिन्होंने लाल किले के अंदर से सत्ता का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। इनकी ताकत का अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि 1719 के सिर्फ एक साल के अंदर इन्होंने 4 अलग अलग बादशाहों को गद्दी पर बिठाया और हटाया। जब बादशाह फर्रुख सियार ने इनकी बढ़ती ताकत को चैलेंज किया तो सैयद बंधुओं ने लाल किले के अंदर ही उन्हें अंधा करवा दिया और फिर गला घोंटकर बेरहमी से मरवा डाला। कभी पूरी दुनिया की दौलत का सेंटर रहा लाल किला अब साजिशों का एक खूनी अड्डा बन चुका था। दरबार पूरी तरह से 3 गुटों में बंट गया। मध्य एशिया से आए तुरानी, फारस से आए ईरानी और भारत में जन्मे हिंदुस्तानी मुसलमान, जिसका नेतृत्व खुद सैयद बंधु कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, सैयद बंधुओं को सिर्फ सत्ता के भूखे विलन मान लेना भी हिस्टोरिकली सही नहीं होगा। सच्चाई यह है कि वो उस टूटते हुए साम्राज्य को वापस पटरी पर लाने की एक आखिरी और शायद हताश कोशिश भी कर रहे थे। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि मुगलों के पास अब इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो पूरे भारत से एक साथ युद्ध कर लें। इसीलिए उन्होंने औरंगजेब की कट्टर नीतियों को पलट दिया और कूटनीति का रास्ता अपनाया। सत्ता का कंट्रोल हाथ में लेते ही 1713 में उन्होंने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया टैक्स और तीर्थ यात्रा टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह और आमेर के सवाई जयसिंह के साथ दुश्मनी खत्म की और उन्हें ऊंचे प्रशासनिक ओहदे सौंप दिए। सबसे बड़ा बदलाव तो 1719 की उस संधि के साथ आया जिसने मुगलों की फॉरेन पॉलिसी ही बदल दी। सैयद बंधुओं ने मराठा छत्रपति शाहू जी के साथ एक एग्रीमेंट किया। इसके तहत मराठों को दक्कन के 6 सूबों से चौथ और सरदेश मुखी यानी वहाँ के रेवेन्यू का 25 से 35% हिस्सा वसूलने का लीगल राइट मिल गया। अब जो मराठे कल तक मुगलों के सबसे बड़े दुश्मन थे वो दिल्ली दरबार के रक्षक बनकर खड़े हुए। फर्रुख सियार को हटाने के लिए सैयद बंधु 15,000 मराठा सैनिकों को अपने साथ दिल्ली लेकर आए थे, लेकिन दरबार के तुरानी और ईरानी गुटों को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उन्हें लगने लगा कि भारत में जन्मे मुसलमान राजपूतों और मराठों के साथ मिलकर सत्ता पर कब्जा कर रहे हैं। इसी नस्ली और राजनीतिक जलन ने सैयद बंधुओं की हत्या की कहानी लिख दी। इसके बाद मुगल साम्राज्य के पतन को कोई नहीं रोक पाया। हालांकि इस पॉलिटिक्स को साइड में अगर रखें तो असल में साम्राज्य को नुकसान इन राजनीतिक साजिशों से ज़्यादा आर्थिक वजहों से हो रहा था। इतिहासकार सतीश चंद्रा इसे जागीरदारी क्राइसिस का नाम देते हैं। मुगलों का पूरा सिस्टम जागीरों पर टिका था। राजा अपने सेनापतियों और वजीरों को कैश में सैलरी नहीं देता था, बल्कि उन्हें ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा यानी जागीर देता था। उस जागीर से जो भी टैक्स आता था उससे वो सेनापति अपनी फौज रखता और अपना शाही खर्चा चलाता। लेकिन 18वीं सदी की शुरुआत तक दरबार में इतने सारे नए अमीर और मनसबदार आ गए कि बांटने के लिए कोई अच्छी उपजाऊ ज़मीन बची ही नहीं। बिना ज़मीन के जागीरदार ऐसे ही थे जैसे बिना सैलरी के आज के बड़े ऑफिसर्स। और यहीं से मुगल सिस्टम का सबसे खतरनाक और खौफनाक रूप सामने आया। मुगल स्टेट अब किसानों का खून चूसने वाली एक मशीन में बदल रहा था। हर जागीरदार को अच्छी तरह पता होता था कि राजा कभी भी उसका ट्रांसफ़र किसी और जगह कर सकता है, इसीलिए उसे उस ज़मीन को बेहतर बनाने या खेती को सुधारने में कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। वो एक लालची कॉरपोरेट रेडर की तरह बर्ताव करता था। उसका मकसद ये होता था कि कम से कम टाइम में किसानों से ज़्यादा टैक्स निचोड़ लेना। इस बेरहम सिस्टम ने खेती को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जब किसानों के पास बीज खरीदने तक पैसे नहीं बचे तो उन्होंने खेती छोड़कर हथियार उठा लिए। मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब ने अपनी रिसर्च में साफ किया है कि उस वक्त जाट, सिख और मराठों के जो विद्रोह हुए वो सिर्फ धर्म या क्षेत्रीय आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, वो असल में उन किसानों की बगावत थी जिन्हें मुगलों के टैक्स सिस्टम ने भूखों मरने की कगार पर ला खड़ा किया था। अब दोस्तों, जब पेट पर आग लगती है तो इंसान बगावत करने पर मजबूर हो ही जाता है। एम्पायर का आर्थिक ढांचा अंदर से राख हो रहा था और जैसे जैसे दिल्ली कमज़ोर पड़ती गई वैसे वैसे प्रांतों में बैठे सूबेदारों ने अपना खेल शुरू कर दिया। हैदराबाद में निजामुल मुल्क
अवध में सादत खान और बंगाल में मुर्शीद कुली खान जैसे ताकतवर गवर्नर हालात पर पूरी नज़र बनाए रखे हुए थे। वो समझ गए थे कि दिल्ली अब एक डूबता हुआ जहाज़ है, लेकिन वो बहुत समझदार थे। उन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली के खिलाफ बगावत का ऐलान नहीं किया। अगर वो ऐसा करते तो उन्हें मुगल फौज से सीधी जंग लड़नी पड़ती। इसके बजाय उन्होंने एक साइलेंट ब्यूरोक्रेटिक बगावत की। उन्होंने बड़ी ही खामोशी से अपने इलाकों का टैक्स दिल्ली भेजना बंद कर दिया। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने मुगलों की आर्थिक रीढ़ तोड़ दी। मुगलों की बहुत बड़ी फौज पूरी तरह से इसी कैश फ्लो पर निर्भर थी। बंगाल जैसे अमीर से सूबे पर जब पैसा आना बंद हुआ तो दिल्ली में सैनिकों की सैलरी रुक गई। बिना पैसे के कोई भी सैनिक लॉयल नहीं रहता। दिल्ली की फौज कमज़ोर होने लगी और लोकल सूबेदारों को लगने लगा कि अब वो अपनी शर्तें खुद तय कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली से अभी एक और ऐतिहासिक गलती होनी बाकी थी, जिसने सीधे तौर पर इंडिया के फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1717। मुगल बादशाह फर्रुखसियार एक अजीब सी बीमारी से जूझ रहा था। एविडेंसेस बताते हैं कि विलियम हैमिल्टन नाम के एक ब्रिटिश डॉक्टर ने उसका इलाज किया। इसके बदले में फर्रुखसियार ने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जो आगे चलकर भारत की गुलामी का वारंट साबित हुआ। उसने सिर्फ 3000 रुपये सालाना के बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने की छूट दे दी। इतिहास में इस फरमान को ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। बंगाल उस वक्त पूरी दुनिया की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पैदा कर रहा था। दुनिया भर के व्यापारी वहां आते थे। मुगल बादशाह ने खुद एक विदेशी कंपनी को भारत की दौलत चूसने का लीगल राइट दे दिया। कंपनी के अधिकारियों ने इसका जमकर दुरुपयोग किया। वो कंपनी के व्यापार के साथ साथ अपना प्राइवेट ट्रेड भी बिना टैक्स दिए करने लगे। इससे बंगाल के खजाने को भारी नुकसान होने लगा। मुगल बादशाह ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए कुछ हजार रुपयों की खातिर वो चाबी अंग्रेजों को सौंप दी, जिससे वो पूरे भारत का दरवाज़ा खोलने वाले थे। उधर दिल्ली में किंग मेकर सैयद बंधु अपनी ताकत के नशे में चूर थे। 1719 में उन्होंने फर्रुखसियार को अंधा करके उसकी हत्या करवा दी, लेकिन उनका ये घमंड उनकी ही मौत का कारण भी बना। निज़ामुल मुल्क के नेतृत्व में तुरानी गुट ने एक खतरनाक साजिश रची। सैयद बंधुओं का कत्ल कर दिया गया और उनके कटे हुए सिर दिल्ली में घुमाए गए। मुगल दरबार पूरी तरह से अराजकता में डूब चुका था, लेकिन असली खेल तो जंग के मैदान से दूर तिजोरियों के बीच खेला जा रहा था। और यहीं से एंट्री होती है ग्रेट फर्म्स की। इतिहासकार करेन लियोनार्ड की थ्योरी हमें बताती है कि 18वीं सदी के असली पावर ब्रोकर दिल्ली के सुल्तान नहीं थे या बादशाह नहीं थे। ये पावर ब्रोकर वो बड़े साहूकार और बैंकर थे जिनमें जगत सेठ का घराना सबसे ऊपर था। पूरा मुगल एम्पायर इन बैंकरों के क्रेडिट सिस्टम यानी उधार पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था। मुगल सूबेदार अपना टैक्स नगद में भेजने की बजाय इन्हीं बैंकरों के जरिए दिल्ली भेजते थे। जब मुगल खजाने की हालत ख़राब होने लगी तो राजा इन्हीं बैंकरों से उधार लेकर अपनी फ़ौज को सैलरी देने लगे। लेकिन बैंकर इमोशन से तो चलते नहीं हैं, अपनी बैलेंस शीट से चलते हैं। जब उन्होंने देखा कि मुगल दरबार में राजा रोज़ बदल रहे हैं, सूबेदार टैक्स नहीं भेज रहे हैं और एम्पायर पतन की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने अपना रिस्क असेसमेंट किया। उन्होंने समझ लिया कि मुगलों को दिया गया उधार अब कभी वापस नहीं आएगा। डूबते हुए जहाज़ पर कोई अपना पैसा नहीं लगाता। उन्होंने बहुत ही ठंडे दिमाग से अपनी क्रेडिट लाइन काट दी। उन्होंने अपना सारा पैसा और नेटवर्क दिल्ली से हटाकर उन लोकल नवाबों और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को देना शुरू कर दिया, जो उन्हें ज़्यादा मुनाफे की गारंटी दे रहे थे। आज के दौर में जिसे हम क्रोनी कैपिटलिज्म या कॉरपोरेट लॉबिंग कहते हैं, 18वीं सदी में बिल्कुल वही काम इन साहूकारों ने किया। ये वो खामोश वार था जिसकी आवाज़ किसी जंग के मैदान में नहीं गूंजी, लेकिन इसने साम्राज्य के टुकड़े करने में बहुत बड़ा रोल निभाया। मुगल फौज जिसे महीनों से सैलरी नहीं मिली थी, वो अंदर ही अंदर बगावत पर उतर आई। सैनिकों ने अपने ही कमांडरों को लूटना शुरू कर दिया और इसी अफरा तफरी के बीच नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर नज़र गड़ा दी। 1739 आते आते मुगल एम्पायर सिर्फ नाम का साम्राज्य रह गया था। नादिर शाह ईरान का एक ऐसा शासक था जो अपनी काबिलियत के दम पर राजा बना था। उसे अपनी फ़ौज को वेतन देने और अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए भारी पैसे की सख्त ज़रूरत थी। उसे पता था कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है और इस चिड़िया की रखवाली करने वाला अब कोई नहीं बचा। जब वो अपनी फ़ौज के साथ हिंदू कुश पार करके दिल्ली की तरफ बढ़ा तो मुगल दरबार को उसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा ही नहीं था। मोहम्मद शाह रंगीला को तब लगता था कि नादिर शाह सिर्फ एक छोटी मोटी धमकी है। जब मुगल फौज करनाल के मैदान में पहुंची तो उनके पास ना तो कोई ठोस स्ट्रैटेजी थी और ना ही सेनाओं के बीच तालमेल। मुगल फौज एक दूसरे के दुश्मन कमांडरों में बटी हुई थी।
निज़ामुल मुल्क और सादत खान आपस में ही लड़ रहे थे। नादिर शाह की एक तो फौज बहुत बड़ी थी, लेकिन उनके पास जमरूक भी थी। जमरूक वो छोटी तोपें होती थी जिन्हें ऊँटों पर रखकर आसानी से चलाया जाता था। दूसरी तरफ मुगलों के पास भारी भरकम तोपें थी जिन्हें हाथियों और बैलों से खींचा जाता था और जिनकी दिशा जंग के दौरान बदलना लगभग इम्पॉसिबल होता था। नादिर शाह ने अपनी फुर्तीली स्ट्रेटजी से मुगलों को चारों ओर से घेर लिया। कुछ ही घंटों में लड़ाई खत्म हो गई। मुगलों का सैकड़ों साल का गुरूर करनाल की मिट्टी में मिल गया। नादिर शाह बिना किसी बड़ी रुकावट के दिल्ली में दाखिल हुआ। शहर में जब एक छोटी सी झड़प में उसके कुछ सैनिक मारे गए तो उसने सुनहरी मस्जिद की छत पर खड़े होकर अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। ये दिल्ली के आम नागरिकों के कत्ले आम का सीधा इशारा था। इसके बाद जो हिंसा शुरू हुई उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। घंटों तक तलवारें चलती रही। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन नादिर शाह ने एक न सुनी। नादिर शाह अपने साथ बेशकीमती मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा और इतना सारा सोना चांदी लूट कर ले गया कि उसके अगले 3 सालों तक पूरे ईरान का टैक्स माफ़ हो गया। मुगलों की आर्थिक रीढ़ हमेशा के लिए टूट चुकी थी। इसके बाद अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली ने लगातार हमले किए। इन हमलों ने सिर्फ इस मरे हुए साम्राज्य की बची खुची हड्डियां नोचने जैसा काम किया। सत्ता पूरी तरह से लोकल सूबेदारों के पास जा चुकी थी, लेकिन इस तबाही का सबसे गहरा असर आम दिल्ली वालों के दिमाग पर पड़ा। इस गहरे सदमे से शायरी की एक नई विधा ने जन्म लिया जिसे शहर आशोब कहा जाता है। मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब जैसे बड़े बड़े शायरों ने अपनी आंखों के सामने शहर को बार बार लुटते और खून से नहाते देखा। उन्होंने जो लिखा वो एक पूरी सभ्यता के जनाजे का दर्द था। मीर ने लिखा था कि कैसे फलक ने दिल्ली को लूट कर वीरान कर दिया। ये सिर्फ एक शायर का विलाप नहीं था, ये उस पूरी पीढ़ी का दर्द था। लेकिन क्या सचमुच सब कुछ राख हो गया था? मॉडर्न हिस्टोरियंस की असली बहस यहीं से शुरू होती है। ब्रिटिश इतिहासकारों और जादूनाथ सरकार जैसे राष्ट्रवादियों ने हमेशा यही बताया कि 18वीं सदी का एक डार्क एज था। उनके मुताबिक ये एक ऐसा डार्क एज था जहां हर तरफ अराजकता थी और मुगलों का पतन उनके नैतिक भ्रष्टाचार का ही नतीजा था। ये नैरेटिव अंग्रेज़ों को सूट करता था। इसके जरिए वो साबित कर सकते थे कि भारतीय लोग खुद पर शासन करने के लायक नहीं हैं। वो दिखाना चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर भारत को इस खून खराबे से बचाया है। लेकिन मॉडर्न इतिहास इसे सिरे से खारिज करता है। मुजफ्फर आलम और C.A. बेली जैसे आधुनिक इतिहासकारों ने इस डार्क एज की थ्योरी के परखच्चे उड़ाए। उनका साफ कहना है कि अगर आप सिर्फ दिल्ली को देखेंगे तो आपको तबाही नजर आएगी। लेकिन उस वक्त भारत सिर्फ दिल्ली नहीं था। ये वो दौर था जब सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा था। यहाँ पर एक तरफ लाल किले की दीवारें दरक रही थी, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ, मुर्शिदाबाद और लाहौर जैसे शहर बेतहाशा अमीर हो रहे थे। अवध में सादत खान और सफदरजंग ने खेती और ट्रेड को बढ़ावा दिया। लखनऊ की मशहूर तहजीब उसी दौर में परवान चढ़ी। वहाँ के बाजार नए नए सामानों से भरे पड़े थे। मुर्शिदाबाद में कपड़ों का व्यापार अपने पीक पर था। इसका सीधा मतलब ये था कि पैसा और दौलत गायब नहीं हुए थे, वो सिर्फ दिल्ली के खजाने से निकलकर रीजनल रजवाड़ों और बैंकरों की जेब में जा रहे थे। इस टाइम को देखकर ये समझ आता है कि देशभक्ति और गद्दारी के आज के चश्मे से 18वीं सदी को हम बिल्कुल नहीं देख सकते। उस वक्त भारत नाम का कोई एक देश या आधुनिक राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। हर सूबेदार, हर बैंकर और हर नवाब सिर्फ अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ़ायदा देख रहा था। मुगल एम्पायर एक ऐसा पुराना छाता था जिसके नीचे ये सब सदियों से पल रहे थे। जब ये छाता फटा तो सब ने अपने अपने छोटे छोटे छाते खोल लिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ही चालाकी से इन सभी को एक एक करके तोड़ दिया। जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ तो वो कोई असली युद्ध था ही नहीं, वो असल में एक बहुत बड़ी कॉरपोरेट डील थी। कंपनी के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को नहीं खरीदा, बल्कि मीर जाफ़र को खरीदने के लिए पैसा जगत सेठ ने दिया। बैंकरों ने नवाब सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने की पूरी फंडिंग की, क्योंकि सिराज उनके व्यापारिक हितों के लिए खतरा बन चुके थे। अंग्रेज़ों ने मुगलों के बनाए इस राजस्व सिस्टम को समझा, बैंकरों के नेटवर्क पर कब्जा किया और आखिर में पूरे देश को अपना गुलाम बना लिया। 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल का टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार भी अंग्रेज़ों को सौंप दिया। कभी पूरे एशिया पर राज करने वाले मुगल अब सिर्फ लाल किले के अंदर सिमट कर रह गए थे। वो अंग्रेज़ों की दी हुई पेंशन पर पल रहे थे। उनका एम्पायर सिर्फ लाल किले की दीवारों तक सीमित हो गया था। बाहर अंग्रेज़ उनके नाम पर पूरे देश को लूट रहे थे। ये पतन का एक ऐसा मॉडल था जिसे गहराई से समझने में भी इतिहासकारों को सदियाँ लग गई। इस दर्दनाक पतन का सबसे लास्ट चैप्टर 1857 की क्रांति के बाद लिखा गया, जब आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बनाया गया और रंगून भेज दिया गया।
अकबर और शाहजहां के वंशज को एक छोटी सी अंधेरी जेल में डाल दिया गया, जहां उसके अपने देश का कोई आदमी उससे मिल तक नहीं सकता था। उसके बेटों को अंग्रेज़ों ने सरेआम गोली मार दी। जफ़र को जब रंगून में दफनाया गया तो अंग्रेज़ों ने उस कब्र को ज़मीन के बराबर कर दिया ताकि वहाँ भविष्य में कोई मज़ार न बन सके। वो बेबसी आज भी जफ़र की उस शायरी में ज़िंदा है, जहाँ वो कहते हैं कि उन्हें अपने ही मुल्क में दफन होने के लिए 2 गज ज़मीन भी महदूद नहीं हुई। मुग़ल किसी विदेशी ताकत के हाथों एक दिन में नहीं हारे। उन्हें उनके ही सिस्टम की खामियां, उनके ही लोगों के लालच और अर्थव्यवस्था के प्रति उनकी अज्ञानता ने ख़त्म किया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि औरंगज़ेब के बाद क्या क्या हुआ, किस तरह सिस्टमेटिक ढंग से कई अलग अलग एरियाज़ की क्राइसिस ने मुग़लों को पतन की ओर ढकेल दिया और आखिरकार 1857 में मुग़ल साम्राज्य पूरी तरह से ख़त्म हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।